हेलो दोस्तों। लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में हमने लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 40 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे उन सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया था। आज हम चैप्टर नंबर 41, जिसमें यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेश की बात है, उसके बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे। हमेशा की तरह इस पूरे चैप्टर को हम छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में कुछ ज़रूरी बातों के बारे में जानेंगे। इसका फेडरलिज्म से क्या लेना देना है, उस फेडरलिज्म से रिलेशन को भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हमारे देश में यूटीज़ का क्रिएशन हुआ है। यूटीज़ में यूनियन टेरिटरीज के शॉर्ट फॉर्म को कह रहा हूँ। तो किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया से लेके इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारे देश में यूटीज़ का इवोल्यूशन हुआ है वो हम समझेंगे। फिर हम दिल्ली के केस में जो स्पेशल प्रोविज़न है उस स्पेशल प्रोविज़न के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि यूटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, और लास्ट में हम यूटीज़ के संबंध में जो एडवाइजरी कमेटी होती है उस एडवाइजरी कमेटी के बारे में जानेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप आर्टिकल 1 देखेंगे तो उस आर्टिकल 1 में हमारे देश में 3 तरह के टेरिटरीज की बात की गई है। पहला टेरिटरी ऐसा टेरिटरी होता है जो कि स्टेट्स का होता है। दूसरे टेरिटरी में हम यूनियन के टेरिटरी की बात करते हैं। और तीसरे टेरिटरी में आप देखेंगे ऐसी टेरिटरी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी टाइम पे अक्वायर की जा सकती है। तो प्रेजेंटली आप हमारे देश में 28 स्टेट्स देखेंगे, 8 यूनियन टेरिटरीज देखेंगे, और ऐसी कोई भी टेरिटरी नहीं है जो हमारे कंट्री ने अक्वायर किया हो। तो जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इनको सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज भी कहा जाता है। तो जो यूटीज़ का एग्जिस्टेंस हमारे देश में है वो हमारे देश में फेडरलिज्म से डिपार्चर शो करवाता है। फेडरलिज्म दोस्तों हमारे देश के अंदर पावर, जो पावर है इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे आप देखेंगे कि सेंट्रल और स्टेट, इन दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूटीज़ को डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में रखना, मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। तो यूटीज़ को सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में रखना ये दर्शाता है कि हमारे देश में फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, और जो यूनिटरी हमारा फीचर है वो ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि जो यूटीज़ का एग्जिस्टेंस है वो हमारे देश में फेडरलिज्म से डिपार्चर शो करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यूटीज़ के बारे में जाननी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं हमारे देश में यूटीज़ का क्रिएशन किस तरीके से हुआ। तो देखिए, जब हमारे देश के अंदर ब्रिटिश रूल था तो कुछ एरियाज थे जिनको शेड्यूल्ड एरियाज कहा जाता था। 1874 की ये बात है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इन्हीं एरियाज को बाद में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कहा जाने लगा। और जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इन सारे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी पार्ट सी और पार्ट डी वाले में रख दिया गया। अब देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में संविधान का कमेंसमेंट हुआ, तो संविधान के कमेंसमेंट के टाइम पे हमारे देश में जितने भी टेरिटरीज थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, ए, बी, सी एंड डी। तो सी और डी में यूनियन टेरिटरीज वाले जितने भी टेरिटरीज थे, मतलब कि चीफ कमिश्नर्स के जो प्रोविंसेस थे, उनको इस सी और डी वाले कैटेगरी में रखा गया। और आगे चल के जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 और फजल अली कमीशन के बाद जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, तो इन्हीं टेरिटरीज को हम यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। तो हमारी ये जो जर्नी है वो शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ 1874 से शुरू हुई, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस तक पहुंची, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद पार्ट सी और पार्ट डी वाले टेरिटरीज से हम यूनियन टेरिटरीज तक पहुंचे। तो इस जर्नी को आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे जो शुरुआत में कुछ यूनियन टेरिटरीज थी, धीरे धीरे करके उनमें से कई यूनियन टेरिटरीज ने अपना स्टेटहुड भी प्राप्त कर लिया। जैसे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और गोवा है। तो जब इनका फॉर्मेशन हुआ था तो ये सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज के फॉर्म में बने थे, लेकिन बाद में इनको स्टेटहुड दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे हमने पोर्टुगीज और फ्रेंच से भी कई सारी टेरिटरीज को अक्वायर किया था। जैसे आप देखिए कि दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली जो था हमने पोर्टुगीज से अक्वायर किया था, और पुदुचेरी हमने फ्रांस से अक्वायर किया था। तो इन दोनों टेरिटरीज को यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। जब हमने इनको अक्वायर किया तो इनको यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो प्रेजेंटली दोस्तों हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।
जिनके नाम आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिनको 1956 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। दूसरा है दिल्ली, जिसको 1956 में ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फिर लक्षद्वीप है 1956, पुदुचेरी 1962, चंडीगढ़ 1966, जम्मू एंड कश्मीर 2019, लद्दाख 2019, फिर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इसको 2020 में। तो जो लेटेस्ट यूटी हमारे देश में है वो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, जिसको 2020 में क्रिएट किया गया था। अब आप इसको अपने मैप पे भी देख सकते हैं। देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, उसके नीचे आप ये चंडीगढ़ और ये दिल्ली देख सकते हैं, 4। फिर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को मिला के अब एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो ये 5वां है। छठा लक्षद्वीप है, 7वां पुदुचेरी है, और फिर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आप देख सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों टेरिटरीज थे जिनको कि हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो लक्षद्वीप जो था दोस्तों 1973 से पहले उसका नाम लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनीदीव आइलैंड्स था, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। वैसे ही 1992 में जो दिल्ली था उसको रीडेजिग्नेट करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया, और जो पौंडीचेरी था उसका नाम चेंज करके 2006 में पुदुचेरी कर दिया गया। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यूटीज का क्रिएशन हमारे देश में किस तरीके से हुआ। हमारे देश में प्रेजेंटली कितने यूनियन टेरिटरीज पाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन सारे 8 यूनियन टेरिटरीज के कैपिटल्स के नाम बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार यूनियन टेरिटरीज को क्यों बनाया गया। मैंने आपको बताया कि यूनियन टेरिटरीज का जो एग्जिस्टेंस है हमारे देश में फेडरलिज्म से डिपार्चर शो करता है, फेडरलिज्म से हमें दूर लेके जाता है। उसके बावजूद आखिरकार हमने यूटीज का क्रिएशन क्यों किया, तो इसके पीछे 4 मेन कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले तो हमने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया। अब आप देखिए कि हमारे देश में संसद दिल्ली में है, ठीक है, तो जितने भी हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं या पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे दिल्ली से लिए जाते हैं। तो इस दिल्ली पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे यूटीज को क्रिएट किया है। फिर हमने अपने देश के अंदर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को भी ध्यान में रखते हुए पुदुचेरी और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जैसे यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया, ताकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो कल्चर की यूनिकनेस है, उसको हम प्रिजर्व कर सकें। इसके साथ साथ हमने स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, क्योंकि जब हमारे देश के इंटेग्रिटी पे खतरा होता है तो जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो अगर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के प्लेसेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो भी हमारे देश के इंटेग्रिटी के खिलाफ डेंजर्स हैं उनको अच्छे तरीके से डील कर सकती है। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। इसके साथ साथ जो मिजोरम है, मणिपुर है, इनके पास जो बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल थे उनको भी ध्यान में रखते हुए उनका भी केयर करने के लिए और स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए गए थे। हालांकि बाद में आप देखेंगे कि ये स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए। अब जम्मू कश्मीर को 2019 में जब 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको कन्वर्ट किया गया था और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीना गया था, तो बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके पीछे के 2 रीज़न बताए। सबसे पहला उन्होंने बताया कि जो लद्दाख रीजन है वो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पार्स है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कम जनसंख्या होने के बाद इतने बड़े क्षेत्र में वहाँ का एक तो डिफ़िकल्ट टेरेन भी आप देखेंगे, वहाँ की जो जोग्राफिकल आप देखेंगे जोग्राफिकल कंडीशंस, तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा है। वहाँ पे आपको प्लेन्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इस डिफ़िकल्ट टेरेन में एक लार्ज एरिया वाले में जो स्पार्सली पॉपुलेटेड लोग थे वो काफ़ी टाइम से ये मांग कर रहे थे कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया जाए। तो इसी के मद्देनज़र 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का एक इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे देश में अक्सर हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिलता है और जिसका मेन सेंटर जम्मू कश्मीर होता है। तो इस पूरे सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट हम एक्शन ले रहे हैं उस एक्शन में जम्मू कश्मीर का जो अपना स्टेट का लेजिस्लेचर है वो बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्बेंस ना दे। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा वो
उस पे बहुत ज़्यादा बंदिशें ना लगा, उस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करे। तो इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमारे देश में जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भड़काया जा रहा था, पाकिस्तान के द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर की कम्युनिटी को हमारे देश के खिलाफ ही गलत बातें बताई जा रही थी, उनको टेररिज्म में इन्वॉल्व किया जा रहा था, इन सारे चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए हम और हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी को कोई भी खतरा ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए जम्मू कश्मीर को 2019 में हम देखते हैं यूटीज़ का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो लेजिस्लेचर था उसको भंग नहीं किया जाता। जम्मू कश्मीर में अभी भी आप एक लेजिस्लेचर देखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि जम्मू कश्मीर को बनाने का क्या रीज़न था, हमारे देश में यूटीज़ को क्रिएट करने का क्या रीज़न था। अब हम बात करते हैं इन यूनियन टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं और प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये प्रेसिडेंट का एजेंट होता है, ना कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसा कि हम गवर्नर के केस में देखते हैं। अब देखिए, स्टेट में एक गवर्नर होता है और एक सीएम होता है। तो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो गवर्नर होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं दो टाइप के हेड होते हैं। एक होता है डी जुरे हेड और दूसरा होता है डिफैक्टो हेड, यानी कि एक वास्तविक प्रमुख होता है, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो जो गवर्नर है वो किसी भी राज्य के अंदर नाम मात्र का प्रमुख होता है, डी जुरे हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो जो यूटीज में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो गवर्नर की तरह हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते, वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के एजेंट होते हैं। अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनको अलग अलग केस में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे आप दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 एरियाज के केस में देखेंगे हम इस एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। वहीं आप चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप, इन 3 केसेस में देखेंगे इस एडमिनिस्ट्रेटर को हम एडमिनिस्ट्रेटर ही कहते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट है वो किसी गवर्नर को भी एक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। मान लीजिए किसी स्टेट से सटा हुआ, ये एक स्टेट है, इससे सटा हुआ एक छोटा सा यूटी है, तो इस स्टेट का जो गवर्नर है, इस गवर्नर को इस यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, तो इस कैपेसिटी में नॉर्मली क्या होता है, जो गवर्नर होता है वो हमेशा स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करता है। लेकिन अगर यही गवर्नर अपने किसी पास के यूटीज का एडमिनिस्ट्रेटर है तो यूटीज से रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होंगे वो गवर्नर अपने मन से लेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करेगा इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज जिसका वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारे देश में केवल 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लेजिस्लेचर है। उसमें आप देखेंगे दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इस जो लेजिस्लेचर का इस्टेब्लिशमेंट है इन 3 यूटीज में, ये किसी भी तरह से प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के सुप्रीम कंट्रोल को उस यूटीज के ऊपर कम नहीं करता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो उस लेजिस्लेचर के माध्यम से इन 3 यूटीज में उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन यूटीज के ऊपर प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट का कंट्रोल कम हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में जो 3 लिस्ट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 7th शेड्यूल है। इस 7th शेड्यूल में आप देखेंगे 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। नॉर्मल केसेस में आप देखेंगे सेंट्रल लिस्ट पे सेंटर कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंटर और प्लस स्टेट ये दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन जहां कहीं भी सेंटर और स्टेट के कानून के बीच में टकराव होता है तो हमेशा सेंटर का कानून प्रिवेल करता है। तो पार्लियामेंट को यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में ये पावर है कि वो तीनों लिस्ट, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कॉन्करेंट हो, तीनों लिस्ट पे पार्लियामेंट उस यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में कानून बना सकती है। अब आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट है वो पुदुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर जहां पे लेजिस्लेचर पाए जाते हैं, इन तीनों के केस में प्रेसिडेंट जो है वो कुछ रेगुलेशंस बना सकता है अगर यहाँ की असेंबली जो है वो या तो सस्पेंडेड हो या डिसॉल्व हो। अब इस जो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन के माध्यम से प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी एक्ट को रिपील भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, बट वो सिर्फ इन 3 यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में होगा।
यानी पुदुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट को इस बात की पावर है कि वो एक रेगुलेशन बना के पार्लियामेंट के किसी लॉ को रिपील भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, केवल इन 3 यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट को इस बात की पावर दी गई है कि वो किसी यूनियन टेरिटरीज के लिए एक हाई कोर्ट को स्टैब्लिश कर सकता है, या फिर वो उस यूटीज के पास वाले स्टेट के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उस यूटीज को रख सकता है। इस बात की पावर पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पे उसका अपना हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे देश में बाकी 7 यूनियन टेरिटरीज में से किसी के पास भी अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है। तो ये दोस्तों हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज के बारे में कि किस तरीके से यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 ने यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया और इसका नाम चेंज करके द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली को भी क्रिएट कर दिया। मैंने आपको बताया कि हमारे देश में केवल 3 ऐसे यूटीज हैं जहां पे लेजिस्लेचर पाए जाते हैं, दिल्ली उनमें से एक है। तो दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली को या लेजिस्लेचर को क्रिएट जिस अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया वो था 69th अमेंडमेंट ऑफ 1991। इसी अमेंडमेंट के माध्यम से दिल्ली की जो असेंबली है उसके स्ट्रेंथ को 70 पे फिक्स कर दिया गया है और इस असेंबली को स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर है। लेकिन 3 ऐसे मामले हैं जिस पे कि जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ नहीं बना सकते, और ये 3 मामले हैं पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ठीक है। तो अक्सर आप दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अक्सर देखते होंगे कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। हमेशा से दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाती रहती है कि पुलिस का यूज़ किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो ये यहाँ से इस बात की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है 69th अमेंडमेंट जो है 1991 का, उससे। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ है वो भी 69th अमेंडमेंट ने फिक्स कर दिया है 10% पे। यानी कि अगर 70 है तो 70 का 10% कितना हो जाएगा, 7। तो मिनिमम जो 7 है वो आपका काउंसिल ऑफ माफ कीजिएगा, मैक्सिमम जो 7 है वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है दिल्ली में। इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर होता है दिल्ली का उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। देखिए, स्टेट के केसेस में चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नर करता है, और फिर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे गवर्नर बाकी मिनिस्टर को, जो रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स हैं, रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है गवर्नर। ठीक है। लेकिन दिल्ली के केस में ऐसा नहीं है। दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। ठीक है, नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यानी बाकी मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर की सलाह पे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अब देखिए कि दिल्ली में चूंकि एक लेजिस्लेचर है, तो ये माना जा सकता है कि वहाँ पे जो दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो काम करने में फेल हो जाए। तो अगर दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम करने में फेल हो जाता है और ऐसी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रेसिडेंट को अगर दी है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकता है अंडर आर्टिकल 356। यानी कि 356 का इस्तेमाल स्टेट्स के ऊपर तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ आप देखेंगे यूटीज के ऊपर भी किया जा सकता है, ऐसी यूटीज जहां पे लेजिस्लेचर है। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली का, उसको ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने का भी पावर दिया गया है। लेकिन जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करेगा वो प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लेगा, राष्ट्रपति की पहले वो परमिशन लेगा, तभी जाके वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी दिल्ली के बारे में जो कि आपको जाननी चाहिए थी। इस चैप्टर में ये सारी स्पेशल प्रोविजंस जो दिल्ली के बारे में बताए गए वो मैंने आपसे चर्चा की। अब हम बात करते हैं यूटीज के एडवाइजरी कमेटी के बारे में। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 एक है जिसके अकॉर्डिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो यूनियन टेरिटरीज के सारे मैटर्स के लिए नोडल मिनिस्ट्री है। चाहे वो मामला लेजिस्लेशन का हो, चाहे वो मामला फाइनेंस का हो, चाहे वो मामला बजट सर्विसेज का हो, चाहे वो गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट्स का हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट्स का हो, सारे मामलों में जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 कहता है। तो हमारे देश में जितने भी यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है
वहाँ पे एक फोरम ऑफ होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमिटी होता है जिसको हम शॉर्ट में HMAC कहते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमिटी जिसको हम शॉर्ट में AAC कहते हैं, वो होता है। तो HMAC यानी होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी को चेयर यूनियन होम मिनिस्टर करता है, वहीं AAC को चेयर जो है वो उस कंसर्न्ड यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हर एक यूटी के लिए जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे एक एडवाइजरी कमेटी होती है जिसको हम कहीं कहीं पे HMAC कहते हैं तो कहीं कहीं पे AAC कहते हैं। ठीक है, अब इस एडवाइजरी कमेटी में पार्लियामेंट के और लोकल बॉडीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स भी हो सकते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा दूसरे मेंबर्स भी होते हैं। तो ये दोस्तों एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूटीज़ के बारे में था, और यूटीज़ से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको लक्ष्मीकांत के इस चैप्टर में दी हुई थी, मैंने सबको बहुत डिटेल के साथ आपके साथ ये डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो। तो जाने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका PDF के लिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 42 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।